Good morning, students. In today class, we will discuss about the eigen vectors. लास्ट लेक्चर में हमने ईगन वैल्यू निकालनी सीखी थी. सेम क्वेश्चन था हमारे पास. ए इक्वल्स टू 324 202 423. इस क्वेश्चन के लिए हमने ईगन वैल्यू फाइंड की थी. ईगन वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, ए माइनस लेमडा ही करते थे और उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते थे. ए माइनस लेमडा का मतलब क्या होता है, जो डायगोनल वाली इसके अंदर एक तरीका तो एक पाई लिखे आई यानी 100 0 1 0 0 0 उसके अंदर लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ए से माइनस कर दें. या शॉर्टकट में अगर आपको उसका सीधे सीधे बताऊं तो डायगोनल वाली वैल्यू में से लैम्डा माइनस कर दो, बाकी सब एज इट इज. 3 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा बचा और 3 माइनस लैम्डा, बाकी पूरी मैट्रिक्स आपकी एज इट इज. आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया था और डिटरमिनेंट को इक्वल टू किसके रख दिया था, 0 के. तो उससे आपकी इक्वेशन बन के आ गई थी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को हमने क्या बोला था, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. फिर आपने इस इक्वेशन के फैक्टर किए थे, तो फैक्टर करने में आपको लैम्डा की 3 वैल्यू मिली थी, -1 और 8. इन तीनों वैल्यूज को हम क्या क्या बोलते हैं, ईगन वैल्यूज. अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप है ईगन वेक्टर. जितनी ईगन वैल्यूज होती हैं उतने ही ईगन वेक्टर होते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 ईगन वैल्यू है तो 3 ही ईगन वेक्टर होंगे. ईगन वेक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं. जैसे यहाँ पे दो वैल्यू तो रिपीट हो रही है, ये दोनों एक मेथड से निकलेगा, और यहाँ ये एक वैल्यू अलग है, ये अलग मेथड से निकलेगा. ईगन वेक्टर कभी भी यूनिक नहीं होते हैं. यानी मेरा जो आंसर आएगा ईगन वेक्टर का, जरूरी नहीं आपका भी आंसर वही है. ईगन वैल्यूज यूनिक होती हैं. ईगन वैल्यूज की वैल्यू, मेरी ये तीनों वैल्यू आई हैं, आपकी भी तीनों ही आएंगी. तो ईगन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ईगन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू किसके होता है, 0 के. फॉर एग्जाम्पल अभी करना शुरू करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले जो वैल्यू डिफरेंट है वो उठा लेते हैं हम. एट लैम्डा इक्वल्स टू 8, एट लैम्डा इक्वल्स टू 8. तो जो आपकी मैट्रिक्स थी 3 माइनस लैम्डा 2 4, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू 8 रख दो. तो 3 माइनस लैम्डा यानी 3 माइनस 8 -5, 2 4 2 माइनस लैम्डा यानी -8, 2 4 2 और 3 माइनस लैम्डा यानी माइनस का 3 माइनस लैम्डा यानी 3 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 5. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स. इस एक्स का मतलब है x1 x2 x3 और इक्वल टू से किसके रख दो, 0 0 और 0. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दी. मल्टीप्लाई में लिखा x1 x2 x3 कोष्टक किसके रख दिया, 0 के. अब ये आपके पास है 3 रो बन गई हैं. इन तीनों रो में से कोई भी 2 रो उठा लो. बस कंडीशन क्या है, वो दोनों रो बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए. जैसे यहाँ तो 3 रो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ 5 to 4 है, ये 2 8 2 है, ये 4 to 5 है. कॉमन लेने के बाद भी वो रो सेम नहीं होनी चाहिए. जैसे आपने इसमें 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 1 4 1 बनेगी. जब भी 1 4 1 कोई और रो नहीं है, तो कोई भी 2 रो उठा लो जो डिफरेंट हो. तो बाय डिफॉल्ट हम सबसे शुरू की 2 ले लेते हैं. तो जब हमने शुरू की 2 ली, इसकी मल्टीप्लाई कर लो. माइनस का 5x1 प्लस का 2x2 प्लस का 4x3 इक्वल टू कितना हो गया, 0. अगली उठाई 2x1 माइनस 8x2 प्लस का 2x3 इक्वल टू कितना हो गया, 0. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 और x3 निकालना है. वेरिएबल कितने हैं, 3. इक्वेशन कितनी है, 2. तो आप क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगता है, x1 अपॉन x2 अपॉन और x3 अपॉन इक्वल टू मान लो किसी कांस्टेंट k के. अब जब आप x1 के लिए वैल्यू लिखेंगे x1 के अपॉन में, तो x1 के ऊपर तो हाथ रख लीजिए, क्या बचेगा, 2 और -8 4 और 2, 2 और -8 4 और 2. सिमिलरली जब आप x2 के लिए लिखेंगे तो x2 के ऊपर हाथ रख लो. उसके बाद से शुरू करना है. पहले क्या मिला, 4 और 2, और शुरू में क्या बचा, -5 और 2, -5 और 2. सिमिलरली जब आप x3 के लिए लिखेंगे, x3 के ऊपर हाथ रख लो, तो -5 और 2, 2 और -8, -5 और 2, 2 और -8. तो x1 अपॉन, अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा. -8 की 4 से करी -32, माइनस माइनस कितना हो गया, +32 इक्वल टू x2 अपॉन 4 की 2 से करी 8, बीच में माइनस का साइन आएगा. 2 की -5 से करी -10, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, +10. x3 अपॉन -5 की -8 से करी प्लस का 40 हो गया, बीच में माइनस का साइन फिक्स है. 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना चल रहा है, k. तो x1 अपॉन
ये हो गया 32 + 4 36, 10 + 8 18, 40 - 4 36। तो x1/36, x2 आपका हो गया 18 और x3 आपका हो गया 36 इक्वल्स टू आपने किसके मान लिया इसको, के। यहाँ तक क्लियर है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 36 के, x2 की वैल्यू हो गई आपकी 18 के और x3 की वैल्यू हो गई आपके पास 36 के। पूरी इक्वेशन 18 से डिवाइड हो रही है, 18 के से, 18 के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो x1 की वैल्यू तो कितनी बची 2, x2 कितना बचा 1 और x3 कितना बचा 2। तो कैपिटल x1 पहला इगन वेक्टर हो गया आपका 2 1 और 2। पूरी इक्वेशन को 18 के से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा 18 2 36, 18 1 18, 18 2 36। तो पहला इगन वेक्टर हो गया आपका 2 1 और 2। अब आपको चेक करना है आपका ये इगन वेक्टर सही है या गलत है। इसका तरीका क्या होता है, आपके पास है दो इक्वेशन दी है, -5x1 + 2x2 + 4x3। इसके अंदर x1 की जगह 2 रख दो, -5 × 2 -10, x2 की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2 और इसकी जगह 2 रखा 4 2 जा 8। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यानी ये जो तीनों वैल्यू है ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू -1। दोनों ही वैल्यू हमारे पास -1 है, दोनों ही वैल्यू -1 थी। तो वैसे बात आप तो एक के लिए रखेंगे ऑटोमेटिकली आंसर ए, उसी से आपको दोनों का निकालना पड़ेगा। तो फिर से इसी इक्वेशन के अंदर रखी 3 - -1 कितना हो गया 4 2 4 2 -1 2 और ये हो गया 4 2 3 - -1 कितना हो गया 4 इक्वल टू आपने क्या लिख दिया वही अपना x1 x2 और x3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 0 और 0। अब आपको दिखाई दे रहा है कि शुरू वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, बाद वाली मैट्रिक्स में से भी 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 1 2 2 -1 2 और 2 1 और 2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस लैम्डा था। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आई होगी उधर आपकी 0 में चली गई तो उस वैल्यू से कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। x1 x2 x3 0। ये बात समझ में आ गई। और ये 4 to 4 था, आप ये समझ लीजिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया LHS को भी और RHS को भी। तो इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 0 हो गया। तो 4/2 2 2/2 1 4/2 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा सेकंड रो में से, थर्ड रो में से फिर से हमने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 2, उधर 0/2 कितना हो गया 0। अब मैंने आपसे क्या कहा था, आपको कोई भी दो ऐसी रो लेनी है जो अलग अलग हो। यहाँ तो तीनों रो सेम है। ऐसा केस जब भी बनेगा जब आपकी वैल्यू रिपीट हो रही हो। जब भी आपकी वैल्यू रिपीट होंगी या तो तीनों रो सेम बन जाएंगी या केवल एक रो बनेगी, बाकी दोनों रो आपकी 0 हो जाएंगी। यानी कुल मिला के बस आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। तो जब एक ही ऑप्शन है तो एक ही, भाई तीनों रो एक ही है, आप इन तीनों में से किसी भी एक रो को ले लो। एक ही इक्वेशन बननी है 2x1 + 1x2 + 2x3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इस एक ही इक्वेशन की हेल्प से आपको कैपिटल x2 भी निकालना है, कैपिटल x3 भी निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, एक बार तो इस इक्वेशन से x1 की वैल्यू फाइंड कर लो और एक बार इस इक्वेशन से x2 की फाइंड कर लो। तो अगर मैं बात करूं 2x1 + x2 + 2x3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से 2x1 की वैल्यू कितनी हो गई -x2 माइनस का 2x3, या आप कह सकते हैं x1 इक्वल टू माइनस, मैंने कॉमन ले लिया x2 + 2x3 और डिवाइड बाई ये 2 आपका इधर डिवाइड में। यहाँ तक क्लियर है। लेट x2 को आपने k1 मान लिया, x3 को आपने k2 मान लिया। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का k1 + 2k2 डिवाइड बाई 2। ये k1 k2 कांस्टेंट है, आप अपनी मर्जी से इन्हें ABCD कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर से आपने इक्वेशन लिखी 2x1 + x2 + 2x3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आपको यहाँ से x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2x1 माइनस का 2x3, यानी एक बार x1 की निकाल ली और एक बार x2 की निकाल ली। तो x2 इक्वल टू -2 आपने कॉमन ले लिया, x1 + x3। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर क्या बचा है x1 और x3 बचा है। तो लेट x1 इक्वल टू k1 और x3 इक्वल टू कितना है आपका k2।
तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 k1 प्लस k2। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, अब आपको इन k1 और k2 की वैल्यू अपनी मर्जी से लेट करनी है। कोशिश कीजिएगा जितनी छोटी वैल्यू आप मानेंगे उतना आपको आसान रहेगा। तो हमने मान लिया लेट k1 इक्वल्स टू 0 और k2 इक्वल्स टू 1। ये जरूरी नहीं कि आपको 0 1 ही माननी है, आप 1 1 भी मान सकते हैं, 1 0 भी मान सकते हैं, 48 49 भी मान सकते हैं। आप जितनी बड़ी वैल्यू मानेंगे उतना आपका क्वेश्चन की कैलकुलेशन भारी हो जाएगी, और जितनी छोटी वैल्यू मानेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन की वैल्यू आसान हो जाएगी। बस दोनों को 0 नहीं मान सकते, एक को 0 एक को 1 तो मान सकते हैं, बट दोनों 0 नहीं मान सकते। तो वैसे अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर आसान सी बात कहूँ, आप हमेशा 0 1 मान के कर लो, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी, क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाएगा। तो k1 0 हो गया, k2 आपका 1 हो गया। अब आते हैं फिर से वैल्यू के पास। सबसे पहले आपका क्या निकलेगा, x1 k1 कितना है 0, k2 कितना है 1, तो 0 प्लस 2 यानी 2/2 -1 बचेगा, x1 की वैल्यू आएगी -1। x2 कितना है यहाँ पे, k1 कितना माना है मैंने 0, x2 k2 मैंने कितना माना है 1, तो क्या वैल्यू आ गई -1 0 और 1। रख दो वैल्यू, तो x1 कितना हो गया आपका -1, x2 कितना हो गया आपका 0 और x3 कितना हो गया आपका 1। सिमिलरली दूसरी तरफ आ जाओ, x1 सबसे पहले निकलेगा k1 यानी 0, x2 0 प्लस 1 1 इंटू -2 माइनस का 2 बचेगा, और k2 कितना माना है आपने 1 माना है, तो 0 -2 और 1 बचेगा। दूसरे केस में x1 कितना हो गया आपका 0, x2 कितना हो गया -2 और x1 कितना हो गया आपका, x3 कितना हो गया आपका 1। तो कैपिटल x2 -1 0 और 1, कैपिटल x3 कितना हो गया आपके पास 0 -2 और 1। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखो, अब मैंने इसलिए कहा था कि इगन वेक्टर यूनिक नहीं होते, मैंने वैल्यू 0 1 मानी है तो मेरे आंसर ये आए हैं। हो सकता है किसने 1 1 मान लियो तो उसके आंसर कुछ और आएंगे, और कंडीशन क्या है, इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो -1 0 1 था, किस इक्वेशन से बनी थी वैल्यू हमारी 2x1 प्लस x2 प्लस x3 से बनेगी। तो -1 यानी ये हो गया -2 प्लस का 0 और 2 इंटू 1, -2 प्लस 2 कितना हो गया आपका 0, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। अगली वैल्यू कितनी है 0 -2 और 1, 2 इंटू 0 0, ये -2 हो गया और प्लस का 1, तो 2 इंटू 1 2, -2 प्लस 2 फिर से कितना हो गया 0, यानी ये वाली वैल्यू भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दोनों इगन वैल्यू किस पे आई है, इगन वेक्टर ये लैम्डा इक्वल्स टू -1 पे आया और ये भी लैम्डा इक्वल्स टू -1 पे आया। तो 3 इगन वैल्यूज थी हमारे पास -1 और 8। तो -1 पे एक आंसर ये हो गया, एक -1 का आंसर ये हो गया, और लैम्डा इक्वल्स टू 8 का आंसर आपका क्लियर है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर। कुछ ना समझ में है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। थैंक यू।